Hello students, welcome to NCERT Exercises Solution Series. In the previous episode, we finished the questions till 2.18. So here in this episode, we are going to start questions from 2.19. So let's start the lecture. So start करते हैं question 2.19. Here in the question, if one of the two electron of hydrogen atom is removed, we get a H2 positive. In the ground state of H2 positive, two protons separated by 1.5 angstrom and electron by 1 angstrom from each proton. And find the potential energy of the system. Take the zero potential energy of your choice. तो यहाँ क्या बात की गई है, हमारे पास दो प्रोटॉन्स हैं, ठीक है, दो प्रोटॉन हैं, ठीक है, और उनके बीच में जो सेपरेशन है, रफली सेपरेशन दिया हुआ है कितना, 1.5 आर्मस्ट्रॉन्ग का, और एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन का जो सेपरेशन है वो हमें कितना गिवन है, 1 आर्मस्ट्रॉन्ग एंड 1 आर्मस्ट्रॉन्ग का. हमें सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है. इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है. टेक द जीरो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ योर चॉइस. सो लेट द जीरो पोटेंशियल एनर्जी एट इन्फिनिटी. अच्छा, अगर हमने ज़ीरो पोटेंशियल एनर्जी इन्फिनिटी पे लिया तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम क्या हो जाएगा, इन 3 चार्जेस की वजह से, ठीक है. सपोज़ करते हैं इलेक्ट्रॉन का चार्ज हम Q1 ले लेते हैं, प्रोटॉन का Q2 ले लेते हैं एंड ये वाले प्रोटॉन का Q3 ले लेते हैं, ठीक है. तो हमारा जो टोटल एनर्जी जो है सिस्टम का वो क्या हो जाएगा, इन दो पॉइंट चार्जेस का जो पोटेंशियल एनर्जी होगा, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द 2 पॉइंट चार्ज Q1 एंड Q2 कैन बी रिटन एज Q1 टू the potential energy of the system of the charge Q2 and Q3 को हम लिख लेते हैं Q23 and 1,3 का लिख लेते हैं that is 1,3. okay, so that will be our total potential energy of the system. ये हो जाएगा. अब मुझे ये कैलकुलेट करना है, तो इसको मैं कैसे कैलकुलेट करूँगी, देखिए, K12 Q1 Q2 अपॉन R12, राइट. Q23 मैंने 1 2 3 इसलिए वहाँ मेंशन कर दिया कि कोई कन्फ्यूज़न नहीं हो. 2 3 तो 2 3 क्या हो जाएगा मेरा, बोलिए, Q2 Q3 अपॉन R23, और 1 3 क्या हो जाएगा, K1 K3 अपॉन R13, क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या होता है U का, Q1 Q2 बाय R². तो हमारा पोटेंशियल एनर्जी ना, अब हमें इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है. सो हमारा K जो है वो कॉमन है, एंड इनफैक्ट हम ये देखेंगे चार्जेस इफ़ वी सब्स्टिट्यूट, तो Q1 जो चार्ज है दैट इज़ -E, Q2 जो है वी जस्ट से द प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है दैट विल बी +E होता है, प्रोटॉन पे चार्ज +C एंड इलेक्ट्रॉन पे चार्ज इज़ -C. तो हम ये बोल सकते हैं R12 प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन के बीच में डिस्टेंस कितना है, 1 आर्मस्ट्रॉन्ग, ओके, प्लस Q2 Q3, तो ये क्या हो जाएगा, सिंपल E² हो जाएगा मेरा, राइट. और R23 के बीच में डिस्टेंस कितना है, 1.5 का. देन अगेन हमारे पास 1 3 तो E और -E हो जाएगा, एंड R13 इज़ 1 × 10⁻⁻10. सो ये हो गया हमारा. नाउ यहाँ मैं K की वैल्यू पुट करती हूँ और मैं 10⁻⁻10, क्या मैं कॉमन निकाल सकती हूँ, KE² अपॉन 10⁻⁻10 मैं बाहर ले सकती हूँ. सो हेयर मुझे क्या मिलेगा, -1, यहाँ पे मुझे मिल जाएगा 1/1.5 और हेयर -1. तो मैंने इतना कैलकुलेशन को शॉर्ट कर लिया. नाउ आई कैन सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज़. तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, 9 × 10⁻9 into 1.6 into 10⁻⁻19², okay, upon that will be how much, 10⁻⁻10,
एंड हेयर अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करती हूँ तो आई विल गेट -2 + 2/3, सो दिस विल बी 9 × 10⁻19 into 1.6 into 1.6 into 10⁻−38 into this will become 4/3. So ये मेरा कैंसिल हो जाएगा and what I'll get finally 30.78 into 10⁻−19 joule. So this is the internal energy of the system. Question 2.20. So two charge conducting sphere of radii A and B are connected to each other by a wire. टू कंडक्टिंग स्फेयर है एंड दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय अ वायर. इसका रेडियाई हमारा ए है एंड इसका रेडियाई हमारा बी है. ओके ये इंफॉर्मेशन गिवन है. व्हाट इज द रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ द टू स्फेयर. और इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड का जो है हमें रेशियो फाइंड करना है. तो सपोज हम ये कर लेते हैं, इसकी कैपेसिटी, ये जो कंडक्टिंग स्फेयर है इसकी कैपेसिटी C1 है और इसकी कैपेसिटी जो है वो C2 है. तो जब दोनों को हम एक वायर से कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, हमारा चार्ज जो होगा वो हमारा फ्लो होगा फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल टिल द पोटेंशियल बिकम कॉमन. तो हम ये कह सकते हैं इसमें जो चार्ज होगा, अगर हम दोनों के चार्ज का रेशो लें तो वो हमारा क्या हो जाएगा C1V/C2V. ठीक है. तो चार्ज हमारा फ्लो होगा फ्रॉम बॉडी ऑफ हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल. तो हमारा इसमें चार्ज का रेशियो क्या आ गया C1/C2. सो हम जानते हैं कैपेसिटी जो होती है वो कैपेसिटर की वो कितनी होती है 4πE0 × R. सो हम कह सकते हैं Q1/Q2 क्या हो जाएगा हमारा 4πE0A/4πE0B. सो हमारा Q1 Q2 का रेशियो आ गया A/B. राइट. Q1 Q2 का रेशियो क्या आ गया हमारा A/B. अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, उनके इलेक्ट्रिक फील्ड. तो स्फेरिकल कैपेसिटर के जो सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड होती है डेट इज σ/E0 होता है. ठीक है. तो हम कह सकते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो रेशियो होगा वो σ1/σ2 के इक्वल होगा. एंड σ1 और σ2 हम कैसे निकालेंगे. सिग्मा क्या होता है हमारा, सिग्मा होता है हमारा चार्ज अपॉन एरिया. तो हमारा फर्स्ट वाले के लिए चार्ज क्या है Q1 है और एरिया क्या होगा 4πA². ठीक है. 4πr². सो एरिया विल बी 4πA². और सेकेंड वाले का चार्ज Q2 है एंड एरिया 4πB². तो हम यहाँ से निकालेंगे तो हमारा E1/E2 क्या हो जाएगा Q1/Q2 × 4πB²/4πA². राइट. तो हमने सबसे पहले क्या कैलकुलेट किया, चार्ज का रेशियो कैलकुलेट कर लिया. उसके बाद हमने देखा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है सिग्मा की स्फेरिकल कंडक्टिंग शेल के लिए. तो हमारा E1/E2 का रेशियो σ1/σ2 आ गया. तो हमने उसको कैलकुलेट किया. ठीक है. और Q1/Q2 की जगह हम क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं A/B. तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो क्या आ जाएगा A/B × B²/A². सो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो आ गया. ओके. सो इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो तो हमारा देयरफॉर σ1/σ2 का जो रेशियो होगा वो भी हमारा क्या हो गया B/A हो गया. यानी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है हमारी वो रेडियाई के क्या होगी हमारी इन्वर्स रिलेशन में है. तो हम ये इस बेसिस पे हम इस चीज़ को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि सरफेस चार्ज डेंसिटी जो होती है शार्प एंड पॉइंटेड एंड ऑफ द कंडक्टर इज हायर. क्योंकि हमारा जो शार्प एंड पॉइंटेड एंड होता है हमारा, तो वो हम उसको हम क्या कंसिडर करते हैं दैट इज ऑफ लेसर रेडियाई. यानी उसका जो रेडियाई है हमारा वो स्मॉलर है. तो अगर रेडियाई हमारा उसका स्मॉलर होगा तो उसकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी जो होगी वो हमारी क्या होगी ग्रेटर होगी, या फिर सरफेस चार्ज डेंसिटी उसकी क्या होगी हमारी हायर होगी. ठीक है. तो इस बेसिस पे हम कह सकते हैं क्योंकि हमारा जो है वो
उसके रेडियाई के इन्वर्स है, तो एंड जो फ्लैटर पोर्शन होगा उसका रेडियाई ज़्यादा होगा, इसलिए उस पर सरफेस चार्ज डेंसिटी जो होगी वो कम होगी। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 2.21. So here in this question, two charge minus q and plus q are located at the point 0 0 minus a and 0 0 a respectively. इस क्वेश्चन के 3 पार्ट्स हैं, तो टर्न बाय टर्न आई विल टेक ऑल द पार्ट्स। अभी मैंने फर्स्ट पार्ट लिखा है यहाँ पर। सो व्हाट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट द पॉइंट 0 0 z एंड x y 0। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, पहले एक्सिस बना लेते हैं। Okay, so this, suppose this is y axis, this is z axis and this is x. ये ओरिजिन है, हमारा पॉइंट है, चार्ज कहाँ पे रखा है, सपोज ये पॉइंट्स है, चार्ज हमारा कहाँ पे रखा हुआ है, ए पॉइंट एंड बी पॉइंट पे। ए पॉइंट जो है वो कितना है हमारा 0 0 एंड ए, एंड बी पॉइंट इज 0 0 माइनस ए। इस पे चार्ज जो है ए पॉइंट पे कितना है प्लस क्यू, एंड बी पॉइंट पे चार्ज जो है वो माइनस क्यू रखा हुआ है। ओके, ये इंफॉर्मेशन जो है गिवन है। व्हाट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट पॉइंट 0 0 z। कुछ नहीं है, बस आपके पास सिस्टम ऑफ ये टू चार्जेस हैं और हमें इस पॉइंट्स और इस पॉइंट पे पोटेंशियल जो है वो कैलकुलेट करना है, टोटल पोटेंशियल। तो इसके लिए एक छोटे से फॉर्मूला की ज़रूरत है। टोटल पोटेंशियल हमारा क्या होता है, किसी भी चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होता है, k/r, वेयर k क्या होता है हमारा 1.4 पाइप्स नॉट एंड r उन दोनों जो जिस पॉइंट पे निकाल रहे हैं उसका चार्ज से डिस्टेंस। तो पहले मैं इस पॉइंट पे निकाल रही हूँ, ठीक है। सपोज मैं इस पॉइंट को क्या बोल देती हूँ, c बोल देती हूँ, 0 0 z, फाइन, 0 0 z। तो c पे पोटेंशियल मुझे a की वजह से निकालना है, मतलब ए पे जो चार्ज है उसकी वजह से, और सी पे पोटेंशियल निकालना है जो चार्ज बी पे है, दैट इज माइनस क्यू की वजह से। तो मैं क्या निकाल रही हूँ, पोटेंशियल जो है, पोटेंशियल एट सी, ठीक है। पोटेंशियल एट सी किसकी वजह से होगा, जो टोटल पोटेंशियल है हमारा सी पर वो क्या होगा हमारा, पोटेंशियल ड्यू टू द चार्ज एट ए प्लस पोटेंशियल ड्यू टू द चार्ज एट बी। मैं ऐसे बोल सकती हूँ। सो पोटेंशियल ड्यू टू द चार्ज एट ए, सी पॉइंट पे प्लस क्यू चार्ज की वजह से क्या पोटेंशियल होगा, क्यू अपॉन जेड माइनस ए। डिस्टेंस हम क्या लेंगे, के क्यू। देखिए ए पॉइंट के वजह इस पे जो प्लस क्यू चार्ज है, तो इन दोनों के बीच का सी पे पोटेंशियल फाइंड कर रहे हैं, तो चार्ज क्या लेंगे, प्लस क्यू, और डिस्टेंस क्या लेंगे उन दोनों के बीच का। उन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है, z माइनस ए प्लस वी बी। तो वी बी जब लेंगे तो चार्ज क्या लेंगे हम, माइनस क्यू, ठीक है। चार्ज हम क्या लेंगे, माइनस क्यू, और डिस्टेंस जो है सी और बी के बीच में कितना है, तो कितना डिस्टेंस है, जेड माइनस ए। ओके, सो हमारा क्या हो जाएगा, और हम यहाँ पे चार्ज के साथ भी नेगेटिव साइन क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये हमारा क्या है, स्केलर क्वांटिटी है चार्ज, ठीक है, इसलिए चार्ज के साथ हमें नेगेटिव साइन भी लेना होगा। अब हम इसमें के क्यू क्या कॉमन ले सकते हैं, सो 1/z माइनस ए माइनस 1/z प्लस ए, राइट। तो ये हो जाएगा मेरा के क्यू। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगी तो z प्लस ए माइनस जेड प्लस ए अपॉन जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सो बोलिए क्या आ गया मेरा पोटेंशियल जो है, पोटेंशियल सी पर क्या आ गया मेरा, के क्यू इंटू z कैंसिल 2a अपॉन जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एंड इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 2a इंटू क्यू, दैट इज नथिंग बट अ डायपोल मूवमेंट। सो क्या हो जाएगा हमारा, के पी अपॉन जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो चलो
हमारा जो है मतलब सी पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा, Kp/z² माइनस a²। सी पॉइंट पे मुझे पोटेंशियल आ गया। अब मुझे इस पॉइंट पे भी पोटेंशियल फाइंड करना है। तो पहले तो मुझे ये पॉइंट लोकेट करना पड़ेगा। तो ये क्या है, xy0। तो ये मेरा xy प्लेन है, ठीक है। तो हम ये सपोज़ कर लेते हैं ये एक्स वाई प्लेन में हमारा ये जो पॉइंट है, सपोज़ ये पॉइंट डी है मेरा एक्स वाई और 0, ठीक है। तो मुझे डी पॉइंट पे पोटेंशियल फाइंड करना है। डी पॉइंट पे पोटेंशियल फाइंड करना है किसकी वजह से, ए और बी पे जो चार्ज रखे हैं उसकी वजह से मुझे पोटेंशियल फाइंड करना है, ठीक है। तो मैं कैसे डी पे कैसे पोटेंशियल फाइंड करूँगी, टोटल पोटेंशियल मुझे किस पे निकालना है, एट डी, ठीक है। तो टोटल पोटेंशियल एट डी जो है, अगर सपोज कर लेते हैं अगर मेरा V है तो मुझे किसकी वजह से पोटेंशियल निकालना पड़ेगा, पोटेंशियल ड्यू टू द चार्ज एट A प्लस पोटेंशियल ड्यू टू द चार्ज एट B, ठीक है। ड्यू टू द चार्ज एट A मतलब कि यहाँ से यहाँ तक के लिए और यहाँ से ये चीज़, ठीक है। तो मतलब इस चार्ज की वजह से डी पे पोटेंशियल, तो डिस्टेंस मुझे क्या लेना पड़ेगा, AD, और इस चार्ज की वजह से डी पे पोटेंशियल, तो डिस्टेंस मुझे क्या लेना पड़ेगा, BD। तो देखिए, तो ये मत समझिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है, ये AB नहीं तो ये लिख सकते हैं, ये AC और BC लिख कर सकते हैं और इसको AD और BD कर सकते हैं। मतलब ये पोटेंशियल जो है C पॉइंट पे A की वजह से, पोटेंशियल सी पॉइंट पे बी की वजह से, और यहाँ पे पोटेंशियल डी पॉइंट पे ए की वजह से, पोटेंशियल डी पॉइंट पे बी की वजह से, ठीक है। सो अभी हम क्या करेंगे, इसके लिए क्या फॉर्मूला लगाएंगे, के क्यू अपॉन आर, डिस्टेंस AD का। अब बताइए AD का डिस्टेंस कैसे हम निकालेंगे, AD का डिस्टेंस निकालेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के। तो क्या होता है, आपको याद होगा डिस्टेंस फॉर्मूला हमारा क्या होता है, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, z2 माइनस z1 होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे हमें कोऑर्डिनेट्स दिया है x1 y1 z1, x2 y2 z2। अगर ये फॉर्मूला हम लगाएंगे तो हमारा डिस्टेंस कितना आ जाएगा, देखिए x माइनस 0 दैट इज x स्क्वायर वाई स्क्वायर, और 0 माइनस a स्क्वायर दैट इज a स्क्वायर, ठीक है। तो ये मेरा पोटेंशियल निकल गया कहाँ पे, इस पे मतलब कि डी पॉइंट पे ए की वजह से। अब डी पॉइंट पे बी की वजह से जो पोटेंशियल हम कैसे निकालेंगे, माइनस के क्यू अपॉन आर, ठीक है। क्योंकि चार्ज हमारे यहाँ माइनस है तो के माइनस क्यू अपॉन आर। तो इन दोनों के बीच में हम जब डिस्टेंस निकालेंगे तो वो हमारा क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 0 माइनस ए स्क्वायर मीन्स अगेन ए स्क्वायर। तो हम क्या देख रहे हैं, ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन साइन। तो ये कट हो जाएगा, तो हमारा नेट टोटल पोटेंशियल डी पॉइंट पे हमारा क्या आ जाएगा, 0, ओके। सी पॉइंट पे मतलब इस पॉइंट पे पोटेंशियल क्या हो जाएगा हमारा, Kp/z² माइनस a स्क्वायर, और इस पॉइंट पे हमारा पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 0। सो सेकेंड पार्ट है इसी क्वेश्चन का, ऑब्टेन द डिपेंडेंस ऑफ पोटेंशियल ऑन डिस्टेंस r ऑफ पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन व्हेन r by a इज मच ग्रेटर देन a। सो इसमें क्या करना है हमें, यहाँ पे मैं सिर्फ आपका जेड एक्सिस शो कर रही हूँ, जहाँ पे हमारा चार्ज हमारा माइनस क्यू था और प्लस क्यू था, ओके। सो हमें कहीं पे किसी पॉइंट पे जो कि हमारा इसके ओरिजिन से आर डिस्टेंस पे है, हमें यहाँ पे पोटेंशियल जो है इन शॉर्ट वो कैलकुलेट करना है। सो पोटेंशियल का डिपेंडेंस बताना है डिस्टेंस आर के साथ कैसे वेरी करेगा। तो हम जानते हैं, तो बेसिकली इन शॉर्ट हमें इस पॉइंट पी पे पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। तो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं हम पोटेंशियल इस पॉइंट पी पे, अगर हमें ये डिस्टेंस सपोज कीजिए R1 है
एंड दिस डिस्टेंस इज R2। अगर मुझे R1 और R2 डिस्टेंस मिल जाता है तो आई कैन ईजिली कैलकुलेट द पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू द चार्ज माइनस क्यू एन प्लस क्यू। ठीक है, सो पोटेंशियल जो होगा मेरा, टोटल पोटेंशियल जो होगा मेरा P पे, वो क्या होगा बेसिकली, P पे जो पोटेंशियल होगा वो हमारा होगा के माइनस क्यू अपॉन R1। ठीक है, माइनस क्यू चार्ज की वजह से, एंड प्लस KQ बाय R2। इन शॉर्ट मैं क्या लिख सकती हूँ इसको, इफ़ आई टेक KQ कॉमन, सो 1/R2 माइनस 1/R1। तो ये मेरा क्या होगा, टोटल पोटेंशियल होगा। तो अगर मुझे R1 R2 की वैल्यू पता चल जाती है देन आई कैन सब्स्टिट्यूट ओवर हेयर और मुझे टोटल पोटेंशियल P पे मिल जाएगा। तो अब देखते हैं ज़रा R1 R2 की वैल्यू हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो इसके लिए थोड़ा सा मैं कंस्ट्रक्शन कर रही हूँ। आई जस्ट एक्सटेंड दिस लाइन R, जो ये लाइन है मेरी PO, उसको मैंने एक्सटेंड किया एंड आई मेड अ परपेंडिकुलर ऑन इट। ठीक है, A से मैंने OP लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और B से भी मैंने OP लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, वो मेरा N हो गया। अब ये डिस्टेंस मेरा A है, दिस डिस्टेंस इज ऑल्सो A। ठीक है, सपोज ये मेरा क्या है, थीटा है। ओके, सो दिस इज ऑल्सो थीटा। तो ये वाला जो डिस्टेंस है वो मेरा क्या हो जाएगा, देखिए जो ये डिस्टेंस है मेरा, दिस इज़ A cos थीटा हो जाएगा एंड दिस विल बी माई A sin थीटा, अगर मैं इस ट्रायंगल में देखूंगी AOM में। और अगर मैं BNO में देखूंगी देन दिस विल बी माई A है मेरा, दिस इज़ माई A cos थीटा हो जाएगा एंड दिस इज़ अगेन माई A sin थीटा। ठीक है, सो इसके हेल्प से नाउ कैन ईजिली फाइंड द वैल्यू ऑफ R1 एंड R2। अब मुझे कुछ नहीं करना, ट्रायंगल AMP में मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगी, मुझे R1 की वैल्यू पता चल जाएगी। और ABN में PBN में पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगी और मुझे किसकी वैल्यू पता चल जाएगी, R2 की वैल्यू पता चल जाएगी। सो देखिए इन ट्रायंगल PAM में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो हम कह सकते हैं PM स्क्वायर इज इक्वल्स टू PM स्क्वायर प्लस PM स्क्वायर, ठीक है, प्लस AM स्क्वायर। सो PM इज ये क्या है, PA स्क्वायर। ठीक है, सो PA क्या है मेरे पास, R1 स्क्वायर है। PM क्या है देखिए ज़रा, PM को मैं क्या लिख सकती हूँ, R प्लस A cos थीटा लिख सकती हूँ। ध्यान से देखेंगे फिगर में, PO मेरा R है और OM मेरा क्या है, A cos थीटा एंड AM क्या है मेरा, A sin थीटा। सो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगी तो क्या हो जाएगा, R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस प्लस 2AR cos थीटा प्लस A स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। सो R1 स्क्वायर मेरा क्या मिल जाएगा, R स्क्वायर, ये और ये क्या हो जाएगा मेरा, A स्क्वायर प्लस 2AR cos थीटा। सो इसमें से मैं R स्क्वायर कॉमन ले लेती हूँ, देन आई विल गेट हेयर A स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2A अपॉन R cos थीटा, ये आ जाएगा मेरा। ओके, अच्छा जी, अब हम क्या करते हैं, ये R1 का वैल्यू मेरा निकल गया। अब मैं R निकालूंगी, अगर R1 स्क्वायर है तो R निकालूंगी, रूट ऑन बोथ साइड ले लूँगी। तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, A स्क्वायर बाय R स्क्वायर प्लस 2A बाय R cos थीटा, ठीक है, इसकी पावर 1/2। और मैं एक चीज़ और कह सकती हूँ कि हमें कंडीशन बोला है, इफ़ R बाय A इज़ मच ग्रेटर देन 1। इफ़ R बाय A इज़ मच ग्रेटर देन 1 देन माई A बाय R इज़ मच लेस देन 1 एंड आई कैन नेगलेक्ट द A स्क्वायर माइनस R स्क्वायर, क्योंकि मेरे पास ये कंडीशन गिवन है। सो R1 का वैल्यू क्या हो जाएगा मेरे पास, R1 प्लस 2A बाय R cos थीटा पावर 1/2। ओके, नाउ
अगर मैं इसका सॉरी 1/2 एंड इसका अगर मैं रेसिप्रोकल ले लेती हूँ, अभी बताती हूँ मैं इसका रेसिप्रोकल क्यों ले रही हूँ. एक्चुअली आई नीड द वैल्यू फॉर दिस 1/r1 एंड 1/r2. तो मैं इस तरह से कर रही हूँ कि मेरा डायरेक्टली 1/r1 निकल जाए. नाउ हेयर अब मैं यहाँ पे क्या करूँगी, दिस इज़ माई टर्म, तो यहाँ आई अप्लाई द बाइनोमियल थ्योरम. तो देखिए बाइनोमियल कैसे अप्लाई करते हैं, बाइनोमियल कैसे करते हैं. 1 प्लस हमारे पास, अगर हमारे पास सपोज कीजिए हमारे पास 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n है, तो इसको मैं 1 प्लस nx लिख सकती हूँ इफ़ आई नेग्लेक्ट द हायर टर्म. तो ये मेरा क्या हो गया, बाइनोमियल एक्सपेंशन हो गया. तो मैं बाइनोमियल एक्सपेंशन से जब मैं इसको नेग्लेक्ट करूँगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये 1/r माइनस 1 माइनस दिस विल बिकम माई a/r, नेगेटिव हो जाएगा एंड दैट ये 2r होगा, 2 एंड 2 विल कैंसिल आउट. ठीक है, -1/2 इसके साथ आएगा एंड cos थीटा. सो ये मेरा 1/r1 आ गया. इसी तरह से आपको r2 निकालने की ज़रूरत नहीं है, आप लिख सकते हैं इसको सिमिलरली दिस. क्यों हमने ऐसे लिखा, क्योंकि हमें पता है R2 जब मैं निकालूंगी तो मैं इस ट्रायंगल को लूँगी, PNB ट्रायंगल को लूँगी, एंड PNB जब मैं ट्रायंगल को लूँगी देन आई नीड टू कंसिडर दिस डिस्टेंस. वो डिस्टेंस मेरा PN डिस्टेंस क्या हो जाएगा, PO माइनस NO, दैट इज R माइनस A cos थीटा. R माइनस A cos थीटा आएगा, जिसकी वजह से सिर्फ यहाँ पे साइन जो होगा हमारा यहाँ चेंज होगा. तो फाइनली मेरा जो साइन जो है सिर्फ ये साइन हमारा फाइनली चेंज हो जाएगा. सो आपको सॉल्व नहीं करके रखना है इसको, डायरेक्टली यू कैन जस्ट राइट सिमिलरली, ऐसा लिख सकते हैं. सो 1/r1 1/r2 की मेरे को वैल्यू पता चल चुकी है. अब मैं इसमें सब्स्टिट्यूट कर दूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ठीक है, नेट पोटेंशियल आ जाएगा. सो KQ, ठीक है, और R2 माइनस R1 करना है, R2 माइनस R1. सो मैं R भी इनमें से कॉमन ले सकती हूँ, तो मेरे पास आएगा 1 प्लस A/r cos थीटा और माइनस 1 प्लस A/r cos थीटा. सो दिस एंड दिस विल कैंसिल आउट. ठीक है, यहाँ पे मेरा हो जाएगा KQ/r इंटू A/r, क्या है हमारा 2A/r, फाइनल 2A/r. तो देयरफॉर मैं क्या कह सकती हूँ, V क्या हो गया मेरा, KP/r², राइट. V क्या हो गया मेरा, KP, cos थीटा इज ऑल्सो देयर. ओके, सो ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा पोटेंशियल आ गया कहाँ पे, P पॉइंट पे, जो कि हमारा ओरिजिन से हमारा किसी भी पॉइंट एट अ डिस्टेंस R किसी पॉइंट पर हो. तो मेरा को डिपेंडेंस बताना था पोटेंशियल का डिस्टेंस R के साथ, तो वो मैं क्या कह सकती हूँ, V इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r². सो क्वेश्चन 2.21 का थर्ड पार्ट करते हैं. तो इसमें बोला है हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम द पॉइंट 500 टू पॉइंट -700 अलॉन्ग एक्स एक्सिस. ओके, सो यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें वर्क डन फाइंड करना है. एक अगर हम स्मॉल टेस्ट चार्ज को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मूव करें, रेफरेंस हमें इसी का लेके करना है. ठीक है, तो हमारे पास क्या था, ये हमारा x एक्सिस है, ये हमारा y और ये z एक्सिस है, नेगेटिव z एक्सिस बना लिया. यहाँ पे हमारा पॉइंट A था जिस पे जो डिस्टेंस इस पे था B.00 और -a था, और इस पे चार्ज +q था, इस पे चार्ज -q था, राइट. सो ये मेरा ओरिजिन है. अभी मेरे पास क्या बोला है, मुझे क्या करना है, वर्क डन निकालना है. हमारे पास जो है पॉइंट सपोज कीजिए, यहाँ पे जो है एक पॉइंट है C विच इज़ 500 पे है, और हमारा दूसरा पॉइंट जो है वो कहाँ पर है, D पॉइंट है जो कि -700 पे है. सो हम अलोंग द एक्स एक्सिस हम क्या कर रहे हैं, एक हम स्मॉल टेस्ट चार्ज को मूव करा रहे हैं, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मूव करा रहे हैं. तो हमें वर्क डन निकालना है
उस स्मॉल टेस्ट चार्ज को मूव कराने का। तो हमें पता है कि जो सी और डी में तो हम पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा सी और डी के बीच में वो क्या होगा हमारा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन सी एंड डी, दैट इज वर्क डन टू कैरी द चार्ज स्मॉल टेस्ट चार्ज फ्रॉम सी टू डी अप डिवाइडेड बाय क्यू नॉट. Okay, so that is the formula that has come from the definition of the potential difference. ठीक है, potential difference work done to carry the charge from one point to another point. ठीक है, सो वर्क डन मुझे कैलकुलेट करना है सी से डी तक ले जाने में चार्ज को कितना वर्क डन होगा, दैट इज़ क्यू नॉट वी सी माइनस वी डी. तो अभी हमारा वर्क डन किस पे डिपेंड कर रहा है, हमारा वी सी माइनस वी डी, मीन्स जो हमारा पोटेंशियल सी पे नेट पोटेंशियल कितना है और डी पे नेट पोटेंशियल कितना है उस पे डिपेंड कर रहा है. तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा, नेट पोटेंशियल सी पे निकालना पड़ेगा. तो देखिए सी पे जो मैं नेट पोटेंशियल सी पे किसकी वजह से पोटेंशियल होगा, प्लस क्यू एंड माइनस क्यू चार्ज की वजह से हमारा सी पे पोटेंशियल होगा. तो हम निकाल लेते हैं ज़रा. तो देखिए जब मैं प्लस क्यू चार्ज की वजह से पोटेंशियल कैलकुलेट करूँगी तो मुझे किस डिस्टेंस की ज़रूरत पड़ेगी, इस डिस्टेंस की ज़रूरत पड़ेगी ए और सी की. और माइनस क्यू के वजह से करूँगी तो मुझे सी एंड बी की ज़रूरत पड़ेगी. ठीक है, तो मैं निकाल रही हूँ पोटेंशियल एट सी पे निकाल रही हूँ. तो ए की वजह से पोटेंशियल के क्यू अपॉन डिस्टेंस हम कितना लेंगे बोलिए, डिस्टेंस हमारा कितना हो जाएगा अंडर रूट, वही डिस्टेंस फार्मूला जो मैंने लिखा है लगाएंगे, x1 y1 z1 x2 y2 z2 अगर दिया है तो दैट विल बी 5 का स्क्वायर. ठीक है, प्लस a का स्क्वायर, ये डिस्टेंस होगा हमारा. अच्छा, अब मुझे क्या कैलकुलेट करना है इस पॉइंट पर इस चार्ज की वजह से, तो वो कितना हो जाएगा मेरा के माइनस क्यू और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस. तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस अगेन डिस्टेंस फॉर्मूला लगाइए तो क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा. तो हम क्या देख रहे हैं, पोटेंशियल हमारा सी पे पोटेंशियल कितना हो गया हमारा 0 हो गया. तो वी सी की वैल्यू तो मेरी 0 आ गई. अब हमें वी डी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. डी पे किसकी वजह से पोटेंशियल होगा, डी पे किसके वजह से, ए की वजह से पोटेंशियल, मतलब प्लस क्यू चार्ज की वजह से पोटेंशियल एंड माइनस क्यू चार्ज की वजह से पोटेंशियल होगा. तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, प्लस क्यू चार्ज की वजह से पोटेंशियल जो होगा के क्यू अपॉन, अब अगेन डिस्टेंस हम यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करेंगे. सो -7 का स्क्वायर बिकम 7 का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एंड इसकी वजह से करेंगे कैलकुलेट तो कितना हो जाएगा बताइए, के माइनस क्यू अपॉन अंडर रूट 7 का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. सो अगेन हमारे पास वी डी भी कितना आ जाएगा हमारा 0 हो जाएगा. तो वी सी और वी डी हमारा 0 है. तो वर्क डन कितना हो जाएगा, टू कैरी द स्मॉल चार्ज फ्रॉम पॉइंट सी टू डी हेयर विल बी हेयर 0. ठीक है, तो वर्क डन हमारा 0 आ गया. अब आगे पूछा है क्वेश्चन में, कहाँ पूछा है, x-axis, does the answer change if the path of the test charge between the same point is not along the x-axis. याद रखिए पॉइंट हमें यहाँ से यहाँ तक ही जाना है, सी टू डी जाना है, लेकिन इन्होंने बोल दिया कि हमारा वर्क डन क्या चेंज होगा अगर पाथ मेरा अलोंग एक्स एक्सिस नहीं हो, मैं कहीं से भी घूम के इधर से इधर और इधर से ऐसे जाऊँ तो क्या मेरा वर्क डन चेंज हो जाएगा. तो हम क्या आंसर देंगे, यस बोलिए, वर्क डन हमारा सेम रहेगा, वर्क डन विल नॉट चेंज, क्योंकि ये जो फोर्स है, जो वर्क डन हो है हमारा बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, दैट इज पाथ इंडिपेंडेंट. ये हम पहले भी इस टाइप से क्वेश्चन कर चुके हैं एनसीईआरटी प्रॉब्लम्स में. सो जो वर्क डन होता है हमारा, वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, ठीक है, इज पाथ इंडिपेंडेंट. तो ये पाथ इंडिपेंडेंट होता है, तो मुझे सी से डी तक जाना है, चाहे मैं कहीं पे भी घूम घूम के जाऊं, मेरा वर्क डन जो रहेगा वो सेम रहेगा अगर मेरे जो हैं इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स हमारे वही हैं. सो हमारा आंसर ये हो जाएगा, वर्क डन विल रिमेन सेम. So here we have finished the NCERT problem till 2.2.
2.21. So in our next episode we will start from 2.22. So for the time being, keep practicing.